अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। Question number 82. How many orbitals have the following set of quantum numbers? N is equal to 3. कौन सा ऑर्बिट है? ये कौन सा ऑर्बिट है? शाबाश। L is equal to 1 कौन सा सबशेल है? अच्छा, और M is equal to 0। M is equal to 0। तो ये असल में PZ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? PZ को। तो PZ कितने ऑर्बिटल होते हैं? थर्ड शेल में P में कितने ऑर्बिटल होते हैं जब M इज इक्वल टू 0 हो? ठीक ठीक। और बच्चे कल सब शेल बारह की हुई सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। और फिर देखो ना, एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 है, दूसरे के लिए +1 है, तीसरे के लिए हाँ। तो जब ये कहते हैं 0, सो ही इज टॉकिंग अबाउट वन पार्टिकुलर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की वो बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 83। आपको पता है ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसके लिए फार्मूला है 2l+1। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल की तादाद, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, ये फार्मूला है। अच्छा, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 12+1, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4l+2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल विल बी इक्वल टू 4l+2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84। द excitation energy of hydrogen atom from its ground state to its third excited state। तो बेटा इसके लिए फार्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1² माइनस 1/3²। अंडरस्टैंड? तो 13.6 इंटू 8.9 इज इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फार्मूला। और आपके कोर्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, वहां पर जौल है, किलो जौल है ना। तो अगर किलो जौल में आप लिखते हैं तो फिर इस तरह लिखना होता है 12.36 इंटू 1/1² 1/3² किलो जौल पर मोल। यू गॉट द पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो AMU जो है ना, ये बड़ा छोटा यूनिट है। मास, ग्राम, किलोग्राम ये बहुत बड़े यूनिट है। तो सबसे थोड़े मॉलिक्यूल जो है ना वो AMU में होंगे। 90 AMU ऑफ वाटर। इज इट ओके? अच्छा, 90 AMU में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 86। The number of atom present in 0.1 mole of a triatomic gas। The number of atom, इधर देखें, आपके साथ एक ट्राइएटॉमिक गैस है। 0.1 मोल अगर आप ले लें, 0.1 मोल, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻²2। 1 में 23 होते हैं, तो 0.1 में 22 हो गया। समझ आ रही बात? इज इट ओके? अच्छा, तो 0 पॉइंट, अच्छा फिर इसको 3 से ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना। अच्छा, तो नंबर ऑफ एटम हमने मालूम कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला है एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आएगा 1.806
10 to the power 23. Option number A is correct. समझ आ गई बेटा? अच्छा, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल विद मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो आपको पता है कि CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0 है। अब बात आ गई NF3 की और NH3 की। अच्छा, असल में जिस तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो डाइपोल मोमेंट उस तरफ उसका डायरेक्शन होता है। अंडरस्टैंड? ये डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स होगा, अपोजिंग वो थोड़ा होगा, यहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन है लेकिन थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से ये होगा कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो 87 में ऑप्शन नंबर डी है सर। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ये 3 से because the dipole moment is directed towards the lone pair, और ये दोस्तों क्या करते हैं, इसके डाइपोल मोमेंट को कम करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोरीन ज्यादा करने से ज्यादा करता है और हाइड्रोजन इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। इसी तरह अगर आप डाइपोल मोमेंट देखें तो इन Cl3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है 2 हाइब्रिडाइज? तो ऑप्शन नंबर सी है। देखो, कार्बोनियम आयन जो होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और BF3 के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कार्बेनाइन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन पर जब नेगेटिव आयन आता है, नेगेटिव चार्ज, तो फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्वेश्चन नंबर 89, which molecule have 2 bond pairs and 1 lone pair? 2 bond pair and 1 lone pair. This is bond pair, this is bond pair, and this is 1 lone pair. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, 10 जो है ना, ये किस ग्रुप में है? 10 किस ग्रुप में है? 4th में। हाँ, कार्बन से मिली है, तो इसके साथ आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक क्लोरीन के साथ ये शेयर करेगा और एक लोन पेयर इसमें रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। जब भी इस ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा तो इट विल मेक अ सिग्मा बॉन्ड। इस ऑर्बिटल ऑलवेज में सिग्मा, इस इज फॉर सिग्मा, दिस इज फॉर सिग्मा। अच्छा, और पी ऑर्बिटल जो है ये पाई भी बना सकता है और सिग्मा डिपेंड करता है कि अगर ये आपस में हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अगर ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ बच्चे, नहीं सुनते? आप ना करें तो आप सुने। अच्छा, कोई भी ना बोले, मेरी बातें सुने, फिर आप समझे। तब से फुल कैसे डिस्कशन का हुई और क्या हुई ना पूरी वो और बाने और ना। अच्छा, 92 अंडर। अच्छा, 91, the correct relationship between the bond strength and bond length, so they are directly proportional. बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, बॉयल्स लॉ के लिए कौन सी बात ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ठीक। अच्छा, कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन। में फार्मूला लिख देता हूं जी बच्चे। अच्छा, 93, द डेंसिटी ऑफ क्लोरीन, लुक,
डेंसिटी के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये 71 ग्राम हो जाएगा, ये 22.4 डेसीमीटर की, तो 3.2 इसके जवाब है। 93 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन will be equal to the summation of enthalpy of the products minus summation of the enthalpy of the reaction। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, FeO है ना, लेकिन इसके कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, तो माइनस 110.5 और प्लस heat of formation of carbon dioxide अच्छा ये हमारे पास प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मुँह सर से आयरन ऑक्साइड देगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 into माइनस 110.5 प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट 2 है ना। अच्छा तो आयरन ऑक्साइड प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो माइनस 110 है ना। अच्छा ठीक है सही है। वो असल में वो तरतीब थोड़ा सा गलत हो चुका है। अच्छा, व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, इज 3 into माइनस 272 राइट, प्लस into माइनस 393.5 माइनस, अच्छा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन रिएक्टेंट आयरन ऑक्साइड वो कितना है, माइनस 190 प्लस into माइनस 110.5 ये फाइनली ये दोनों जमा होंगे, इससे माइनस जवाब आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट करें कि इससे क्या जवाब आता, तुम्हारा कितना थे बेटा, अच्छा 19। चल मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि आपने कैलकुलेट किया है तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट है, सी ऑप्शन। बट यू मस्ट नो द फार्मूला, आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, होएगा बचेगा। माइनस 19 होगा कि प्लस 19 होगा, हाँ बच्चे दिस इज योर हेडेक, आप खुद इसको कैलकुलेट करें, जो भी जवाब आता है तो उसको आप लिख सकते हैं। साल्व करते हैं, इससे क्या जवाब आता है, माइनस 2 से इसको जरा करें बेटा, सही जवाब आया, सही माइनस 816, अच्छा और माइनस 393.5 माइनस, इन दोनों को जमा करो, इन दोनों को जमा करें तो ये हो जाएगा 229. अच्छा ये माइनस है, अच्छा ये इनको जमा करें आपस में, माइनस 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 योकस वाई योकस, एक आदमी बोले, एक आदमी माइनस 1209 और ये हो जाएगा प्लस 229.5 देगा ना, 229.5, ये 1209 है, 0.5 है। चलो आप इस तरह बेटा सॉल्व करें, इससे क्या जवाब आते हैं।
wala ka discussion ko na ta sa ko jo fe बस मालूमात हुई तरीका बानी पूरी। आप देखें बेटा क्या जवाब आता है, माइनस माइनस 9 आप किस्ता का ना। अच्छा बस ये जवाब है। अच्छा इसमें एक दफा आप फिर कैलकुलेट कर लें। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, सिंपल चीज है। आप कैलकुलेट करें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। माता केमिस्ट्री में खाएगा ना। मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका है, आप सॉल्व करें। कौन सा जवाब है? चैट जीपीटी छोड़ो, ये तरीका। इसमें क्या गलती है आप जरा बताएं, इसमें मिस्टेक बताएं, इसमें गलती बताएं। तो खबर आप बात की खामोश हैं तो है क्या है? क्या जीवन है? ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना आयरन ऑक्साइड का। हाँ इसे कोई पेशेंट नहीं देखेंगे। किसने कहा? जिन्ना ब्याह खाते में कहा। आंसर पर सही नहीं कम जवाब दे। आई थिंक आप दोबारा कैलकुलेट करें, तकरीबन यही जो यू ट्राई एंड यू कैलकुलेट। द क्वेश्चन इज रिलेटेड ओनली टू कैलकुलेट। मैंने कैलकुलेट तरीका बताया आपको, ये तरीका है। ना ना सुनाता है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? इसके साथ जब ठीक हो तो फिर आप खामोश रहे, जो कहता है गलत है वो जरा खड़ा हो जाए। कि कम या हुई चीज गलत है आप मातो है, आप खड़े हो जाए। असल में दिस हाँ वैल्यू गलत है ना। आई थिंक जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन was borrowed from some book by someone. I have not given this question. और मैंने जो मैंने मैंने जो मैंने जो वैल्यू कंफर्म की है ना Fe3O4 की, बता खबर है तो खबर रखो छोटे काबिला नहीं पकड़ार के। ये जो Fe3O4 है ना, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 119 नहीं है, ये 1119। तो इस वजह से भी हमारा जवाब गलत आ रहा है। देखो जवाब ठीक आना या ना आना, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नो दैट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वही कथा सुबह योम चल बस की क्वेश्चन नंबर when the diaphragm of aluminum reactor with hydrochloric acid, which one is the X's reagent? which is X's reagent? तो खबर है देखो लेगा। अच्छा X's reagent जो है वो HCl है और एल्यूमिनियम क्या है? दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपने प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द एल्यूमिनियम। तो 2 moles of aluminum gives how much? 3 moles of hydrogen। तो 54 ग्राम से बनेगा 6 ग्राम।
54 ना बस 6 ग्राम जूल, अंडरस्टैंड। तो 25 से बनेगा x ग्राम, तो आप x कैलकुलेट करें। सो दैट इज 2.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पर 95 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96। गौरव बच्चे, आप तरीका सीखें कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जब आपको दो रिएक्टेंट गिवन हो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर शक है कि या HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है, समझ आ गई बात, और या मर्क्यूरस क्लोराइड जो है, दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट आर दैट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दोनों में हम जरा कंपेयर करना चाहते हैं। और दूसरा बच्चे से लिख ले 5 मोल्स और इसके साथ 16। तो मला खबर है कोई पकारदाची ब्यापो दे होम का मत, हाँ बस। अच्छा, आपके कहने से मैं लायक बन जाऊंगा या आपके कहने से मैं ना लायक बन जाऊं? माशाल्लाह, वेरी गुड। आप 93 में पैदा नहीं हुए थे और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था 93 में, बस। अच्छा, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मुझे ज़्यादा केमिस्ट्री आती, तो आप कैसे दावा करते हैं कि आपको केमिस्ट्री? मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि माला केमिस्ट्री। ला सुनो पड़ा कभी चाह से लगड़ो हमें खुशहाल सी जैसे कि पराठे पाखे। अच्छा, माशाल्लाह, लड़कों को पराठे पकाने का तरीका भी नहीं आता। अच्छा, दोनों का मास गिवन है ना, दोनों का मास गिवन है। कितना ग्राम है? 5 ग्राम। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि इससे मोल्स बनाने हैं और इससे भी आपने मोल्स बनाए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए काम आसान हो। गौरव बच्चे द मरकरी एटॉमिक मास दे 200, ये 2 है तो ये 400 हो जाए, 471। ठीक है बच्चे। अच्छा, HCl का मास है 36.5। नो दा बस था कन्वर्ट शी, दिस विल कन्वर्ट टू नंबर ऑफ। समझ आ गई बात? अच्छा, जब मोल्स आपके साथ आ जाएंगे, जब आपके साथ मोल आ जाएंगे तो फिर आपने इसको कोएफिशिएंट पर फिर डिवाइड करना है। तो दामूंगा पर कोएफिशिएंट डिवाइड को, व्हाट इज कोएफिशिएंट? 5 और यहाँ पर कोएफिशिएंट 16। अब इससे आएगा 0.008, इससे आएगा 0.002। अचानक कम जवाब राजी, कम जवाब। सो दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मर्क्यूरस क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। 96 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बच्चे पहले खबर पूछ गया ना। देखो, पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करें। अगर मोल्स ऑलरेडी गिवन है तो फिर मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। और ब्याह कोएफिशिएंट मानी इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है उस पर डिवाइड करें। समझ आएगी बात? कहते हैं कि कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, कोएफिशिएंट पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो कोएफिशिएंट पर डिवाइड होने से फिर जिससे कम जवाब आएगा, जिससे, हाँ, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। हाँ, मेरे ख्याल में ये जो डेल्टा एच वाला क्वेश्चन है या इस किस्म के लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। आप पेपर में बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, पता नहीं किसी ने पेपर बनाया होगा। मेरे इसमें 4-5 क्वेश्चन है, तकरीबन 10-12 क्वेश्चन मेरे हैं, बाकी मैंने नहीं बनाए। अच्छा, लेकिन इसका एक फायदा ये होता है ना कि एज सच क्वेश्चन तो पेपर में आते नहीं हैं, एज सच इस तरह लंबे चौड़े क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं।
लेकिन अगर आप कैलकुलेट करें और आपका प्रैक्टिस हो तो बाकी क्वेश्चन फिर आपके लिए आसान हो जाए। इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा, बिल्कुल इस तरह हूबहू क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, वहाँ पर कंसेप्चुअल और शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन आजकल कुछ पता नहीं चलता, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में दे देते हैं। पिछले 2 साल पहले तुम खबे खबरम ठीक देखिए दासी विच बाज़ वक्त दासी क्वेश्चन पकि वर्कि लो एग्जाम्पल बगैर कैलकुलेटर न सॉल्व की ना, लेकिन खैर इस तरह होता रहता है। हाँ बच्चे ना बस आके मिनोफोर मा तपत दे चा गरीबी स्कीम ने तीनों आप करें ना, के मिनोफोर को भी करें, के एमिनोफोर का चुपदरी वाड़ू की कम वर्कआउट है दादा 5 ग्राम देगा ना, और इसका मोलर मास है 158 और इसके कितने मोल्स हैं, कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो इसको आप कैलकुलेट करें, इससे ज़्यादा जवाब आता है। अगर 3 रिएक्टेंट हैं तो तीनों के लिए आपने ये तरीका करना होगा, अगर 10 रिएक्टेंट हैं तो 10 के लिए आपने यह तरीका करना। हाँ संगा बच्चे कारी से वदाता सुकार जमा मसला होना जमा होता तरीका होला चिता सुवर फोरन खले यो सल्जर वर फोरन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 97, what mass of zinc chloride can be prepared from the reaction of 3.27 gram of zinc with 3.3 gram of HCl। इसमें भी पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें और फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो आपके साथ डी जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, how many grams of ammonia can be prepared from 77.3 gram of nitrogen and 14.2 gram of hydrogen। तो you convert them into moles और ये हमारे पास N2 + 3H2 2NH3 फिर मोल्स को कोएफिशिएंट पर डिवाइड करें। सो यू विल फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से आप कैलकुलेट करें। सो यू गेट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, बच्चे दीज आर वेरी सिंपल। अगर आपको मासेस गिवन है ना तो पहले आप उसको मोल्स में कन्वर्ट और ब्याह पर सबान डिवाइड को कोएफिशिएंट, तो जिससे कम जवाब आएगा दैट विल बी द लिमिटिंग और फिर उससे आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन मैंने इधर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 99, what type of interparticle forces hold liquid nitrogen together। तो लिक्विड नाइट्रोजन में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है? हाँ ये नॉन पोलर है तो इसमें लंडन फोर्सेस होती है। क्वेश्चन नंबर 100, अच्छा विच रिस्पांस इंक्लूड ओनली दोज कंपाउंड दैट कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर डी है। इमाइंस में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ आ गई बात, और HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। माशाल्लाह बहुत तकड़े हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयल एट हाईएस्ट टेम्परेचर ग्रेटर इज द मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन हियर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, which is probably has the lowest boiling point। आप अगर बॉइलिंग पॉइंट का कर्व देखें ना तो ये इस तरह है, ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व है। तो HCl सबसे डाउन है, तो सबसे ज्यादा किसका है HF का, और सबसे कम जो है वो HCl। ये रेगुलर इस तरह कर्व नहीं है, अच्छा इस तरह कर्व नहीं है बल्कि इसका सबसे मिनिमम है। अच्छा 101 में क्या जवाब ठीक है बेटा? डी। 102 इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इस बात को आपने
सोचना होगा कि वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का पूछ रहा है कि कम का पूछ रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, बाज़ बच्चों ने ज्यादा वाला क्वेश्चन बहुत दफा वो पढ़ा होता है, तो वो समझते होते हैं कि ये ज्यादा का पूछ रहा होगा, वो स्टेटमेंट को देखते नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो लोअर का पूछ रहा है कि हाई का। 103 which are following substances can be melted without chemical bond। ये याद रखो, हमारे पास सॉलिड्स की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में? और कारी से खबर मत खाओ, अल्लाह पाक दे जरो वादा का जो खुशार है। अच्छा, द सॉलिड मुंह सर सलोर किस्म नहीं कहना योदी अयानिक सॉलिड। जब आप अयानिक सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उसके अंदर अयानिक बॉन्ड टूटते हैं। जब आप कोवेलेंट सॉलिड तोड़ते हैं, वो मेल्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिका SiO2, तो उस दौरान फिर कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन जो मालिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, मालिक्यूलर सॉलिड, लाइक मीथेन शो, ईथेन शो, सल्फर डाइऑक्साइड शो, बेंजीन शो, ये जो कंपाउंड हैं, तो इनको मेल्ट करने के लिए यू हैव टू ब्रेक द वीक वांडरवाल फोर्सेस। इसमें वांडरवाल फोर्स टूटती है। अंडरस्टैंड? तो जिंक क्लोराइड गोरा अयानिक देखा, सोडियम सल्फेट भी अयानिक है। तो जब ये मेल्ट होंगे तो इसके लिए आपने कौन सा फोर्स तोड़ना होगा? अयानिक बॉन्ड। अच्छा, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड चूंकि ये कोवेलेंट जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, एंड द इंडिविजुअल एटम ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, so for converting them into liquid state you must have to break the covalent bond। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड में तो लंडन फोर्स होती है ना, तो जब आप इसको मेल्ट करते हैं सो यू विल हैव ओनली टू ब्रेक द वीकर लंडन फोर्सेस। इज इट ओके? यहाँ पर केमिकल बॉन्ड टूटते नहीं हैं, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते दे आर नॉट ब्रोकन, ओनली द London forces are the dipole forces which are present between sulfur dioxide molecule, they are broken down। पर सल्फर डाइऑक्साइड के वह कम अट्रैक्टिव फोर्सेज। What type of attractive forces are present between the sulfur dioxide? लंडन एंड डायपोल। लंडन तो हर किसी में होता है, साथ साथ चूंकि SO2 पोलर है तो उसमें साथ साथ डायपोल भी। अच्छा, SO3 में डायपोल नहीं होते हैं बिकॉज इट इज नॉन पोलर। इज इट ओके? अच्छा, SO3 लिक्विड देखा, गैस थे SO3, रूम टेम्परेचर SO3 लिक्विड, और SO2 is a gas at room temperature, SO3 is liquid at room temperature। क्वेश्चन नंबर 103 में ऑप्शन नंबर C 104, potassium nuswarate and sodium nuswarate are dash of each other, they have the same crystalline structure, they have the same crystalline structure, so they are isomorph। 104 के ए जवाब। यो पॉलीमॉर्फ भी कहा, शाबाश। 105, polymorphs have different physical properties and also having different crystalline structure। ये किसने ठीक किया है ये क्वेश्चन? हाथ उठाओ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा QCA का जो फर्स्ट का फुल कोर्स टेस्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मिसिंग आ रहे हैं, तो उन पे डिस्कशन करनी है ऑनलाइन। इसमें क्वेश्चन नंबर 106 से है कि इफ़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड और जो है एट द सेम टेम्परेचर, जो है सेम टेम्परेचर पे सब के सब लिक्विड हो, इन द लिक्विड हैविंग द लीस्ट वेपर प्रेशर, तो इसमें सबसे लीस्ट वेपर प्रेशर किस लिक्विड का होगा। तो मतलब ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे आपने डिसीजन लेना है, और आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वेपर प्रेशर के साथ ये इन्वर्स रिलेशन है। और यहाँ पे ब्यूटेन गिवन है, पेंटेन गिवन है, हेक्सेन गिवन है, हेप्टेन गिवन है, तो जितनी कार्बन नंबर ज़्यादा होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे लीस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 में अगर आप चले जाएँ और देखें तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 107 में अगर चले जाएँ, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम जनरलाइज फॉर्म में लेट सपोज करते हैं कि सब्लिमेशन है, फिर उसके जनरलाइज फॉर्म में ये सॉलिड है, सॉलिड, और सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से जो है इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, और सॉलिड से डायरेक्टली इसको हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो सब्लिमेशन यहाँ पे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन
यहाँ पे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और यहाँ पे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। तो अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं तो एग्जैक्टली इसकी बराबर होगा। मतलब ये है कि सब्लिमेशन एनर्जी हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन के सम अप के बराबर होता है। तो इसमें अगर आपको देखिए प्रोडक्ट ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, सम अप है। द सम ऑफ द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन इन दोनों के सम अप के बराबर होता है। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन अगर हम देखें it is equal to the sum of the standard enthalpy of fusion and plus standard enthalpy of vaporization, दोनों के सम के बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 107 में अगर आप लोग चले जाएं देखें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 108 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर आर, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स रोम्बिक फॉर्म में है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर देखें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है 109 में अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ ईथेन हैव द हाईएस्ट वेपर प्रेशर, किसका सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा? तो मोलर मास जिस सब्सटेंस का सबसे कम है उसका वेपर प्रेशर भी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगा। तो मोलर मास C2F6 का यहाँ पे सबसे कम है, इसी वजह से इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। मोलर मास का वेपर प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इसमें अगर हम देखें तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 110 में फॉर अ गिवन सब्सटेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ट्रांजिशन शुड रिलीजेस, अगर आप देखें द मोस्ट एनर्जी में, तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सॉलिड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी। लेकिन अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी आप गैस से सॉलिड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ अगर हम चले जाएं, द कंसेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक इज इलस्ट्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉपर सल्फेट इज मोर सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। कॉपर सल्फेट पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है नॉन पोलर है। आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये स्टेटमेंट सही है। एंड देन इन वाटर, वाटर में जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि आयोडीन के जो क्रिस्टल्स है ये नॉन पोलर है, ये इजीली जो है वाटर में इजीली कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ अगर आप देखें तो इफेक्ट ऑफ इनर गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारे पास जो है एक इक्विलिब्रिया है, और इस इक्विलिब्रिया में यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं कि अगर हम इनर गैस ऐड करें तो इनर गैस का इस केमिकल इक्विलिब्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसमें हीलियम गैस डाल दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इस इक्विलिब्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, द इफेक्ट ऑफ इनर गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, सो नो इफेक्ट ऑन द केमिकल पोजीशन, नो इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 113 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड चेंज इनटू फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस, ये इक्विलिब्रिया है। इन द गिवन रिएक्शन जो है अगर आप देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज्ड, मतलब ये कि क्लोरीन गैस प्रोडक्ट साइड पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरीन गैस विल बी इंक्रीज बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। तो ये अगर आप देखिए बाय एडिशन ऑफ द फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या बाय एडिशन ऑफ फास्फोरस, तो अगर मैं रिएक्टेंट को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूं तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो इसमें अगर आप लोग देखें यहाँ पे भी सी ऑप्शन करेक्ट वन आता है। क्वेश्चन नंबर जो है 114, हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन Kc इज इक्वल टू 1 हो। तो जब भी आपके पास Kc इज इक्वल टू 1 हो, वी नो दैट प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है। तो अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बराबर हो तो हम कहते हैं कि Kc की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 के बराबर होगी। इसका मतलब है कि 50% आपके पास प्रोडक्ट है और 50% आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि हाउ मच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड व्हेन Kc इज इक्वल टू 1 हो, इट मींस 50% जो है आप लोगों के पास यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ गया है। तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट वन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हैव अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ 0 के बराबर होगा इफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सेप्ट नाइट्रोजन गैस है बिल्कुल 0 काउंट किया जाएगा, आयरन सॉलिड है बिल्कुल काउंट किया जाएगा 0, नियान गैस है बिल्कुल काउंट किया जाए, लेकिन मरकरी जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड है, ये गैस नहीं है, तो इस पे ये जो है क्या 0 काउंट नहीं की जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे क्या है
यहाँ पे इसमें डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 115 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट आर द यूनिट ऑफ केसी फॉर द रेट लॉ। अगर आपके पास रेट लॉ यहाँ पे है, रेट लॉ तो ये थर्ड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन है, तो के और यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट पॉइंट्स है। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मोस्टली जो है इसके लिए के जो है इसके लिए यूनिट है तो वो लीटर स्क्वायर है पर मोल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए पर सेकंड इसके लिए यूनिट, तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट वन है। तो ये हम मोस्टली हाफ लाइफ से निकालते हैं और हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन से ये लिया जाता है। नेक्स्ट है अगर आप लोग देखें द pH ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ वेरी वीक एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो pH 2 होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीट आयोनाइज होते हैं और वीक एसिड जो होते हैं वो पार्शियली आयोनाइजेबल होते हैं, तो इसी वजह से उनका pH विल बी ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। तो ये बहुत वेरी वीक एसिड का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए 117 में यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनाता है, ग्रेटर देन 2 होगा। The unit of rate constant depends on the number of reactants, concentration terms, या जो है आप लोगों के पास order of reaction या molecularity of reaction। तो mostly unit of reaction जो है वो हम order of reaction, तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट के अगर आप लोग देखें फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स हो तो उसके लिए L है, पर मोल और पर सेकंड है, और एग्जैक्टली जो है जो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स के लिए यहाँ पे जो है अगर हम यूनिट लेते हैं तो वो पर सेकंड होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पे मतलब ये कि वहां से हम क्या करते हैं यूनिट जो है लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 में सी ऑप्शन जो है करेक्ट वन है। नेक्स्ट है अगर आप देख कंसिडर द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो यहाँ पे dx by dt, यहाँ पे x और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जो है अगर आप देखिए x फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, y रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर। इफ y इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्स, अगर हम y को लार्ज एक्सिस में डाल दें तो y के रिस्पेक्ट से ये 0 हो जाएगा एंड इट विल फॉलो। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू k है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये x है तो x के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है और y के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है। अगर हम इसको लार्ज एक्सिस में डाल दें, अगर हम इसको क्या करें लार्ज एक्सिस में डाल दें तो इसके रिस्पेक्ट से ये 0 हो जाएगा, तो फिर द रिएक्शन विल फॉलो इज है मेरे की फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स फॉलो करेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 119 में जो है डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 120 अगर आप लोग देखें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर यूजुअली स्लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट होते हैं, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी फास्ट। तो ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो रेट के साथ प्रोसीड होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is independent, rate of chemical reaction is independent, temperature of reaction, temperature increase करें rate of reaction increase, nature of the reactant भी change हो जाते हैं तो rate of reaction change, concentration, लेकिन molecularity जो है वो rate of reaction के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो molecularity the number of molecules involved in the rate determining steps, तो इनका जो है rate of reaction के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 जो है पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे सीरीज में दिया गया है, रेट डिटरमिनेंट स्टेप वो होता है जो सबसे स्लोवेस्ट होता है, और इसमें अगर सेकंड ऑप्शन पे आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे लिखा गया है सेकंड ऑप्शन में कि A2 कंबाइन होता है A के साथ और A3 बनता है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट इस तरह लेते हैं कि हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू जो है जब हम रेट लॉ की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए जब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू ए है और यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये फर्स्ट पावर, तो दे विल फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें तो इट विल फॉलो द थर्ड पावर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में होगा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन में है लेकिन इसमें पावर जो है मिसिंग आ रहा है, अदरवाइज ये अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 122 में द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थर्ड पावर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट होगा। Which one of question number 123, which one of the following is not a characteristic feature of salt bridge? Salt bridge join the two half reaction, बिल्कुल ये भी ठीक है। It complete the inner circuit, ये भी ठीक है। It filled with the salt of solution, और जल जो है यहाँ पे मतलब इसको मुंह से जो है इसमें जल होता है या salt solution होता है, बिल्कुल ठीक है। It does not maintain the, ये मेंटेन करता है द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ऑफ द रिएक्शंस को, मतलब दोनों कंपार्टमेंट में ये इसका काम है।
ये डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 123 में डी ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट मेंटेन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज, तो जब भी हम बात करते हैं किसी मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 हो, एक कंपोनेंट हो, तो अगर एक कंपोनेंट होगा तो उसके मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लेसर देन 1 होंगे। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी लेसर देन 1। So the mole fraction of a single component of a solution is always considered to be lesser than 1. तो इसमें अगर आप लोग देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 125, which one of the following is a false regarding the galvanic cells है? तो इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट कन्वर्शन करता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द टू बीकर्स आर डिफरेंट, बिल्कुल दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स दो मेटल स्ट्रिप के जरिए कनेक्ट होते हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें टू सेट अप द सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, बिल्कुल ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज भी है, लेकिन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गलत है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बोथ कंपार्टमेंट जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये सी ऑप्शन इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 126, अ गैस एक्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है एक गैस एक्स है और ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे y में और ये z में है, ठीक है। तो अगेंस्ट x dissociate on heating to set up equilibrium below x change into y and z, a quantity of x was heated at constant pressure p at certain, तो let's suppose करते हैं कि अगर ये प्रेशर जो है p हो, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है, अच्छा तो was treated at constant pressure p at certain temperature, the equilibrium partial pressure of x was found to be 1/3, मतलब टोटल प्रेशर जो है वो 3 है, तो उसमें 1/3 जो है अगर आप लोग देखें तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में लेते हैं कि टोटल जो है लेट सपोज करते हैं अगर ये 3 हो, जनरली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये 3 है, ये प्रेशर 3 है, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 0 है, अच्छा तो 1/3, तो यहाँ पे लिखा है 1/3 पार्शियल प्रेशर 1/3 है, इट मीन्स 2/3 इसका कंज्यूम है, तो 3 में से 2 कंज्यूम है, तो ये क्या होगा, ये 2 जो है आप लोगों के पास 3 p अपीयर होगा और यहाँ पे ये 2 जो है अगर आप लोग देखें बाय 3 p जो है ये अपीयर होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर हम देखें टोटल p यहाँ पे 0 0, अच्छा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये 1/3 रहता है, इसका मतलब ये है कि इस 3 में से 2 कंज्यूम हुआ है, तो अगर ये 2 कंज्यूम हुआ है तो ये 2/3 यहाँ पे बनेगा, 2/3 यहाँ पे 2 इसका कंज्यूम हुआ है, 2 इसका कंज्यूम हुआ है, 1/3 रहता है, इसका 2/3 बनेगा, इसका 2/3 बनेगा, तो Kp इसका क्या होगा, तो Kp वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें 2/3p एंड 2 अगर आप लोग देखें 3p है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें 1/3p जो है आप लोगों ने इसकी एक्सप्रेशन करवानी है। तो ये ओवरऑल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास इसकी जो वैल्यू होगी वो राउंड अबाउट जो है वो 4/3p जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है और इसमें आप लोगों के पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन बनता है।